केरल। नाम सुनते ही हरे भरे नजारे, शांत बैकवाटर और अच्छी पढ़ाई लिखाई का ख्याल आता है। बचपन से ही मुझे अपनी राज्य की तरक्की वाली नीतियों और अच्छी जिंदगी पर गर्व था। यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, अस्पताल आसानी से मिल जाते थे और रहन सहन का स्तर भी काफी अच्छा था। लेकिन इस स्वर्ग में भी गरीबी और असमानता की परछाई छिपी हुई थी। शहरों की चकाचौंध और टूरिस्ट जगहों वाला समुद्री किनारा गांवों के अंदरूनी इलाकों से बिल्कुल अलग था। यहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, शहरों जैसी तेजी से बदलती दुनिया से दूर। राज्य के अंदर ही ये इतना बड़ा अंतर मुझे हमेशा से अजीब लगता था। इसने मेरे मन में गांव के भारत की असलियत जानने की जिज्ञासा जगाई। मुझे क्या पता था कि एक महामारी मुझे जल्द ही इसी अंतर को देखने के सफर पर निकाल देगी, न सिर्फ मेरे राज्य में बल्कि पूरे देश में। साल 2020 एक अनदेखी मुसीबत लेकर आया, कोविड-19 महामारी। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह मेरी जिंदगी भी बदल गई। मीडिया इंडस्ट्री, जो पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही थी, और भी ज्यादा प्रभावित हुई। एक फ्रीलांस पत्रकार के रूप में मेरे काम कम हो गए और मेरे पास सोचने विचारने का बहुत समय हो गया। महामारी ने हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को उजागर कर दिया। जहां अमीर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और घर से काम करने का आराम उठा सकते थे, वहीं गरीब लोग वायरस और उसके आर्थिक नुकसान के प्रति असहाय थे। प्रवासी मजदूरों की अपने गांवों तक सैकड़ों मील पैदल चलने की तस्वीरें, उनकी बर्बाद हुई जिंदगी, उनकी छिन गई रोजी रोटी मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। अनिश्चितता और चिंतन के इस दौर में ग्रामीण भारत की असलियत को अपनी आंखों से देखने की इच्छा फिर से जाग उठी। महामारी ने हमारे समाज की परतें उधेड़ दी थीं और मौजूद भेदभाव को साफ दिखा दिया था। मुझे इन हकीकतों को समझने की, संघर्ष और दृढ़ता की अनसुनी कहानियों को आवाज देने की जरूरत महसूस हुई। और इस तरह अपने कैमरा, नोटबुक और सवालों से भरे दिल के साथ मैं भारत के दिल की यात्रा पर निकल पड़ा। मेरा सफर मुझे ओडिशा के धूल भरे मैदानों, बिहार के उपजाऊ गंगा के मैदानों और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों तक ले गया। हर राज्य अपनी अनोखी संस्कृति और चुनौतियों के साथ ग्रामीण भारत की अलग अलग हकीकतों की झलक दिखाता था। केरल से फर्क साफ दिख रहा था। पक्की सड़कें और आधुनिक सुविधाएं गायब थीं। उनकी जगह उबड़ खाबड़, धूल भरे रास्ते और बुनियादी सुविधाएं थीं। गोबर और ताजी मिट्टी की खुशबू से भरी हवा प्रकृति से जुड़ी जिंदगी की कहानी बता रही थी। जैसे जैसे मैं इन ग्रामीण इलाकों में आगे बढ़ता गया, मुझे एक अलग दुनिया मिली। एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा और आधुनिकता एक नाजुक संतुलन में साथ साथ रहते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां विकास की गूंज धीमी थी, फिर भी लोगों का हौसला बुलंद था, अडिग और दृढ़। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा मेरा पहला पड़ाव था। अपने प्राचीन मंदिरों और आदिवासी विरासत के लिए जाना जाने वाला यह राज्य गरीबी और अविकसितता का भी शिकार था। जिन गांवों में मैं गया, वहां सड़क, बिजली और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर थीं और शिक्षा हालांकि मुफ्त थी, लेकिन दूरी और गरीबी के कारण अक्सर पहुंच से बाहर थी। मैं ऐसे परिवारों से मिला जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनकी जिंदगी प्रकृति के उतार चढ़ाव और अवसरों की कमी से तय होती थी। फिर भी उनकी मुश्किलों के बीच मैंने एक अटूट से मंगत, एक ऐसा सामुदायिक भाव देखा जो उनकी भौतिक कमी से परे था। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वे सीखने के लिए उत्सुक थे। उनके सपने अपने परिवेश की सीमाओं से बंधे नहीं थे। ये एक कठोर याद दिलाता था कि गरीबी भौतिक संपत्ति को छीन सकती है, लेकिन ये मानवीय भावना, ज्ञान की प्यास और बेहतर भविष्य की लालसा को नहीं बुझा सकती। भाग 5, बिहार, गरीबी और जुझारूपन का ताना बाना। मेरी यात्रा मुझे फिर बिहार ले गई। एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर पिछड़ेपन और अविकसितता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि यह सच है कि बिहार गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेरे अनुभवों ने एक और हकीकत का खुलासा किया। उपजाऊ गंगा के मैदानों वाला यह राज्य कृषि की अपार क्षमता रखता है। फिर भी बुनियादी ढांचे, सिंचाई सुविधाओं और बाजारों तक पहुंच की कमी अक्सर किसानों को कर्ज और गरीबी के चक्र में फंसा देती है। शिक्षा प्रणाली हालांकि सुधार कर रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इन चुनौतियों के बावजूद मैं लोगों में जुझारूपन और उद्यमिता की भावना से मिला। छोटे किसानों से लेकर जो नई तकनीकों को अपना रहे हैं,
महिलाओं तक जो अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए स्वयं सहायता समूह बना रही हैं। प्रगति की एक स्पष्ट इच्छा थी, गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने की लालसा थी। भाग 6, मध्य प्रदेश। भुला दिया गया दिल। मेरा अंतिम गंतव्य मध्य प्रदेश था, एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर भारत का हृदय कहा जाता है, एक विविध आबादी का घर जिसमें एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी भी शामिल है। राज्य ने चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत किया। जबकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में विकास देखा गया था, कई ग्रामीण इलाके, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा बसे हुए, अलग थलग और अविकसित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच की कमी ने इन समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया था, उन्हें समाज के किनारे पर धकेल दिया था। फिर भी अभाव के बीच मैंने उनकी भूमि, संस्कृति और परंपराओं के साथ एक गहरा संबंध देखा। आदिवासी समुदाय अपनी स्थायी प्रथाओं और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के साथ आधुनिक दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। उनके संघर्षों ने समावेशी विकास के महत्व पर प्रकाश डाला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति का फल समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक पहुंचे। भाग 7, अंतर को पाटना। कार्रवाई की पुकार। जैसे जैसे मैंने इन ग्रामीण परिदृश्यों की यात्रा की, असमानताओं और लचीलेपन को प्रत्यक्ष रूप से देखा, मेरे अंदर तात्कालिकता की भावना बढ़ती गई। मेरे गृह राज्य केरल के विकास और इन क्षेत्रों की स्थितियों के बीच का तीव्र अंतर भारत में प्रगति की असमान प्रकृति की निरंतर याद दिलाता था। यह स्पष्ट हो गया कि जबकि भारत ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इस विकास का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा है। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच विशेषाधिकार प्राप्त और हाशिए पर रहने वालों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। यह असमानता केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है। यह लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सम्मानजनक जीवन के उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। यह कार्रवाई का आह्वान है, एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए एक याचिका है। भाग 8, ग्रामीण भारत की आत्मा। चुनौतियों के बावजूद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी ग्रामीण भारत की अदम्य भावना। जिन लोगों से मैं मिला, वे गरीबी और अवसरों की कमी के बोझ तले दबे होने के बावजूद एक उल्लेखनीय लचीलापन रखते थे, एक शांत गरिमा जो उनके संघर्षों से झलकती थी। उनका जीवन मानवीय भावना की अनुकूलन करने, चीजों के सबसे सरल में आनंद खोजने और विपरीत परिस्थितियों में भी आशा को बनाए रखने की शक्ति का प्रमाण था। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर अनसुना और अनदेखा किया जाता है, बताई जानी चाहिए। उनकी आवाजें तेज होनी चाहिए। यह भावना थी, बेहतर भविष्य में यह अटूट विश्वास जिसने मुझे आशा दी। इसने मेरे इस विश्वास को मजबूत किया कि परिवर्तन संभव है, कि इन वास्तविकताओं पर प्रकाश डालकर, हाशिए पर रहने वालों की आवाजों को बढ़ाकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भारत की दिशा में काम कर सकते हैं। भाग 9, आशा की किरण। ग्रामीण भारत के माध्यम से मेरी यात्रा एक आंख खोलने वाला, एक विनम्र अनुभव था जिसने मेरी पूर्व कल्पित धारणाओं को चकनाचूर कर दिया और मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने मुझे गरीबी, असमानता और उपेक्षा की कठोर वास्तविकताओं से अवगत कराया, लेकिन इसने असाधारण लचीलापन, अटूट भावना और ग्रामीण भारत की अप्रयुक्त क्षमता का भी खुलासा किया। इसने मुझे एहसास दिलाया कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सही माप उसके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि उसके लोगों, विशेषकर सबसे हाशिए पर रहने वालों की भलाई में है। अब समय आ गया है कि हम शहरी और ग्रामीण भारत के बीच, विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच की खाई को पाटें। एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भारत की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें एक साथ करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रामीण भारत के हृदय में है, इसके लोगों के लचीलेपन में है कि हमारे राष्ट्र की वास्तविक क्षमता निहित है।